जयंत क्लास। आज हम अपने नई क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा पिछला जो हमने क्लास की थी प्रागैतिहासिक काल की, उसके आगे जो बचता है आज हम वो शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले दो लाइन कहना चाहूँगा। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कल एक अपने ट्वीट पे एक लाइन लिखी थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, तो उसी से चालू करते हैं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर उगाना है, अंबर सा ऊंचा जाना, एक नया भारत बनाना है। तो नए भारत बनाने के लिए हमें शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो शिक्षा से ही हम नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। नए भारत या विश्व गुरु जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो शिक्षा ही एकमात्र जरिया है नए भारत बनाने का। तो आइए शिक्षा से ही शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा नया टॉपिक है जो स्टोन एज, पाषाणकालीन काल। जो हमारा स्टोन एज था, पाषाणकालीन काल, उसके बारे में जानते हैं। इसका समय कब से कब तक रखा गया है। जो हमारा 5 लाख BC से 10,000 BC तक का समय कौन से काल का माना जाता है, तो पाषाणकालीन काल का माना जाता है, स्टोन एज का माना जाता है। इसके जो जानवर होते थे वह बहुत ही बड़े होते थे, जैसे हाथी, जिराफ, और जो इस समय के हथियार होते थे वो बहुत बेडोल होते थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि पाषाणकालीन संस्कृति के जानवर किस प्रकार के होते थे, छोटे होते, बड़े होते थे। 2-3 ऑप्शन और हो गए, तो उसका आंसर होगा बड़े आकार के होते थे। और हथियार कैसे होते थे, बेडोल होते थे, उनका कोई साइज नहीं होता था, उनका कोई शेप नहीं होता था, रंग रूप नहीं होता था। तो पत्थर नामी है स्टोन एज। तो स्टोन एज में हथियार किसके होंगे, स्टोन के, पत्थर के। तो जो हथियार होते थे वो मेनली पत्थरों के होते थे। कभी एक साइड घिस के, कभी पत्थर, जो पत्थर देखता है, बड़े बड़े पत्थर देख के उसका हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे, शिकार के रूप में इस्तेमाल करते थे। कभी एक तरफ से धार बना के, कभी दोनों तरफ से धार बना के, वो इस एज में इस्तेमाल होते थे। और स्टोन एज का पाषाणकालीन काल का विभाजन 3 काल में किया गया है। तो कौन 3 काल है? पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, व नव पाषाण काल, न्यूलिथिक एज। तो पाषाणकालीन संस्कृति या पाषाणकालीन काल का काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, व नव पाषाण काल, न्यूलिथिक। लिथिक का एक अर्थ होता है काल। तो एक यहां से क्वेश्चन भी बन गया कि लिथिक का अर्थ क्या होता है, काल होता है। इंग्लिश का क्वेश्चन कभी कभी मीनिंग जो पूछ लेता है, तो ऐसी मीनिंग भी जो इंग्लिश के पेपरों में पूछ लेता है वही होता है कि लिथिक का अर्थ क्या होता है, काल होता है। तो चलिए, हमारा जो पाषाण काल में जो पहला विभाजन किया गया था पूरा पाषाण काल का, पैलोलिथिक एज का, उसके बारे में जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल को किसने ढूंढा, मतलब कि कितने भागों में इसको विभाजित किया गया? 3 भागों में, इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। किसने विभाजित किया? 1970 ईस्वी में एडवर्ड लार्टेट ने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्व या निम्न। पूरा पाषाण काल, लोअर पैलोलिथिक एज पहला। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलोलिथिक एज। तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलोलिथिक एज। तो लोअर, मिडिल, अपर पैलोलिथिक एज को किसने डिवाइडेड किया? एडवर्ड लार्टेट ने। कब किया है? 1970 में। और पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना है। इस पूरा पाषाण काल में हथियारों का आविष्कार होने लगा था, जो कि एक क्रांतिकारी घटना है। तो और इसमें पूरा पाषाण काल के लोग नेग्रेटो जाति के थे। तो नेग्रेटो जाति के लोग किस काल के हैं? पूरा पाषाण काल के हैं। तो चलिए, पूरा पाषाण काल के जो पॉइंट रह गए वो भी देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मई 1863 में, एक यहाँ डेट याद रखिएगा, मई 1863 पलवरम, और सितंबर 1863 में ही अतिरमपक्कम, 2 स्थान यहीं से पूछे जाते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा पहला था कौन सा बाद में। तो मई 1863 में पलवरम और सितंबर या अक्टूबर 1863 में अतिरमपक्कम, दोनों ही मद्रास में थे। तो और दोनों ही जगह रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। अतिरमपक्कम में भी रॉबर्ट ब्रूस फूट आएंगे और पलवरम में भी रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं। तो याद रखिएगा कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था, ये पेपरों में कंफ्यूजन कर देता है। तो मई 1863 में पलवरम नामक स्थान पर, जो कि मद्रास के निकट था, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने वहाँ खुदाई किया, अवशेष निकाले, पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किए।
तो अवशेष, उस अवशेष में उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या मिली? तो हस्तकुठार मिला, हैंड एक्स था वो मिला। तो हस्तकुठार कहाँ से मिला? पलवरम से। पलवरम कहाँ है? मद्रास के निकट। कब मिला? मई 1863 में। किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूस ने। और यह किस समय का उपकरण था? पुरापाषाण काल का उपकरण था। और रॉबर्ट ब्रूस को एक नोट करके लिख लीजिएगा, ये जीएस का भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, कि रॉबर्ट ब्रूस को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। तो किसे भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को भारतीय प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। जो पुरापाषाणकालीन लोग थे वो पूर्णतः आखेट, मतलब कि शिकार, आखेट का अर्थ होता है शिकार पर निर्भर थे। और तथा वे खानाबदोश जीवन, खानाबदोश जो घुमक्कड़ होते थे, जैसे हम अभी 1857 के जब विद्रोह पढ़ेंगे तब उसमें घुमक्कड़ जातियों के विद्रोह भी आते हैं। तो घुमक्कड़ जाति लोगों के विद्रोह उसमें खानाबदोश में भी आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में जब अफ्रीका में पढ़ते हैं तो अफ्रीका में भी जो अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किए गए थे वो सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ जाति के लोगों के ऊपर ही किए गए थे। उन्होंने बहुत घुमक्कड़ जाति लोगों, जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनके बारे में खुल के पढ़ेंगे, घुमक्कड़ जाति के बारे में। घुमक्कड़ जाति क्या होते थे? मेनली ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे उन्होंने एक एरिया में, एक जंगल की जगह पहुँचे, उन्होंने एक एरिया को कवर किया, वहाँ हरा भरा, वहाँ तालाब था या नदी थी, नदी का स्रोत था, जानवर खूब सारे थे, और यहाँ आके वो बस गए। उनको खाने पीने का सब कुछ सामान मिल जाता था। जैसे गर्मियों के मौसम में गए तो गर्मी ख़त्म होते होते वो सारे जानवर वहाँ के खा लिए, जितने जीव जंतु थे वो खा लिए, या पौधों जितने पौधों का इस्तेमाल कर सकते तो वो सब उन्होंने इस्तेमाल किए। जब यहाँ कुछ नहीं रह जाता था तो वो उस एरिया को आग लगा के वो दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ के पेड़ों की जो छटाई करते थे, फिर वहाँ खेती करते थे। घुमक्कड़ जाति जो थी, आगे जब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब आएगा, फिर वहाँ खुदाई करते थे, वो पेड़ों की छटाई करते थे, फिर वहाँ बुआई करते थे, खेती करते थे, फिर वहाँ जब खेती के लायक, मतलब खेती एक बार कर लेते फिर उस एरिया को आग लगा के वो तीसरी जगह चले जाते थे। ऐसे ही जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में घुमक्कड़ जाति के लोग थे वो उस जगह जाते जहाँ जानवर ज़्यादा मिलते थे, जिससे उन्हें शिकार करने में आसानी रहती थी, या दूसरे जानवरों द्वारा किसी जानवर को छोड़ा गया उसका वो भोजन इस्तेमाल करते थे। जब वो एक जगह ख़त्म हो जाता तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, तो उसे ही घुमक्कड़ या खानाबदोश कहते थे। खानाबदोश, खाना खा के बदहोश हो गए, मतलब खाना खा के चले गए। तो खानाबदोश जीवन व्यतीत कौन करते थे? पूर्वापाषाणकालीन आखेट, शिकार पर निर्भर रहते थे। महाराष्ट्र में बोरी नामक स्थान में, महाराष्ट्र में एक जगह थी बोरी नामक स्थान, वहाँ पुरापाषाण काल के कुछ अवशेष मिले, जिनके आधार पर मानव का अस्तित्व 14 लाख वर्ष पहले माना जाता है। जो मानव का अस्तित्व है वो 14 लाख वर्ष पहले कहाँ माना जाता है? बोरी नामक स्थान पर। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और किस काल का है? पुरापाषाण काल का है। बोरी से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात होती है। जैसे हम लोग ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, उसमें से पहला हमारा निम्न पुरापाषाण काल, उसकी प्राचीनतम तिथि कहाँ से प्राप्त होती है? बोरी से। बोरी का है महाराष्ट्र से। दफनाने की प्रथा सबसे पहला 3 लाख वर्ष पहले का है। तो दफनाने की प्रथा का सबसे पहला 3 लाख वर्ष पहले का, और किस काल में मिला? पुरापाषाण काल में। और चूल्हे के इस्तेमाल का, जो चूल्हा है उसके इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000 वर्ष पहले का है। तो ये भी किस में मिला? पुरापाषाण काल में। तो चलिए हम आगे चलते, आगे देखते पुरापाषाण काल के बारे में। चलिए, जो पुरापाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था, उसमें हमारा पहला था पूर्वपाषाण काल। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि पूर्वपाषाण काल का समय क्या था, या काल, इसको किस काल खंड तक विभाजित किया है? तो 25 लाख ईसा पूर्व का से 1 लाख ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व या निम्न पूर्वपाषाण काल कहते हैं। पूर्व या निम्न पाषाण काल का समय कितना है? 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व का समय पूर्व या निम्न पाषाण काल का है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला हमारा चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति, एक ये, या इसको सोवन संस्कृति भी कहते हैं। तो इसके अंदर चलते हैं, चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति या सोवन संस्कृति इसको क्यों कहते हैं ये भी देख लेते हैं। इसके उपखंड सर्वप्रथम पंजाब, जो आज का हमारा पाकिस्तान में जो पंजाब का हिस्सा है, उसकी सोहन नदी, जो सोहन नदी थी सिंधु की सहायक
नदी, सिंधु की एक, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना, राम गंगा, इस प्रकार जो आती हैं, वैसे ही सिंधु की एक सहायक नदी थी सोहन नदी, घाटी से प्राप्त हुए हैं। जो पंजाब की सोहन नदी थी, पंजाब में जो इस टाइम है पाकिस्तान की सोहन नदी, वहाँ से प्रथम इसके सोहन संस्कृति से उपकरण प्राप्त हुए हैं, सोहन नदी से। इसी कारण इसे सोहन नदी के अनुसार ही सोहन संस्कृति कहा जाता है। तो सोहन संस्कृति क्यों कहा जाता है ये समझ में आई होगी। जो सोहन नदी थी, जो पाकिस्तान पंजाब में पंजाब के पाकिस्तान में थी, उससे इस घाटी के सर्वप्रथम उपकरण प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे सोहन संस्कृति कहा गया। चॉपर चॉपिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग H.L. मोवियस ने किया है। तो क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि चॉपर चॉपिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो H.L. मोवियस द्वारा किया गया है। टेरा एवं पिटलसन, H.D. टेरा व T.T. पिटलसन ने सोहन घाटी में इस काल के मानव को द्वितीय अंतरहिम युग का बताया है। तो टेरा और जो पिटलसन थे, उन्होंने सोहन घाटी के इस काल के मानव, जो सोहन घाटी के काल के मानव थे, जो सोहन घाटी में मानव रहते थे, उसको क्या बताया है, द्वितीय अंतरहिम युग का बताया है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टेरा एंड पिटलसन ने किसे द्वितीय अंतरहिम युग का मानव बताया है, तो सोहन घाटी के मानव को। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है। सर्वप्रथम D.N. वाडिया, तो एक इनका नाम D.N. वाडिया का नाम याद रखिएगा, ये फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है नेट के, और सेकंड पेपर के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो सोहन घाटी के पितामह कौन है, पहला क्वेश्चन ये D.N. वाडिया। सीधे याद करिए, सोहन घाटी के पितामह D.N. वाडिया, इस प्रकार सीधे क्वेश्चन पूछेगा। तो D.N. वाडिया ने इस संस्कृति का उत्खनन कर उपकरण सोहन नदी घाटी से प्राप्त किए हैं। तो D.N. वाडिया ने भी जो उपकरण प्राप्त किए हैं उत्खनन कर, वो सोहन नदी घाटी से ही प्राप्त किए हैं। और सोहन संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग 1936 में H.D. टेरा ने किया है। तो H.D. टेरा ने 1936 ईस्वी में सोहन संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, सोहन संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग या शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, H.D. टेरा ने। कब किया, 1936 ईस्वी में। और 1923 ईस्वी में K.R.U. डॉट ने सोहन घाटी के पिंडी घेब नामक स्थान का उत्खनन किया। तो क्वेश्चन सीधे इस प्रकार, K.R.U. डॉट ने सोहन घाटी के किस स्थान का उत्खनन किया, तो पिंडी घेब का। कब किया, 1930 ईस्वी में। तो चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं निम्न पाषाण काल के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, जो पूर्व या निम्न पाषाण काल की जो बातें रह गई तो वो जान लेते हैं। तो 1935 ईस्वी में H.T. टेरा व T.T. पिटलसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने, जो एल कैम्ब्रिज अभियान दल था, ने शिवालिक पहाड़ियों का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि कौन कैम्ब्रिज अभियान दल के प्रमुख थे, तो H.T. टेरा व T.T. पिटलसन थे। और ये किस वर्ष इन्होंने पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए, 1935 में। और ये कौन सी पहाड़ी से प्राप्त किए, शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त किए। तो एल कैम्ब्रिज अभियान दल किसके द्वारा लाया गया था, H.T. टेरा व पिटलसन के द्वारा। तो चलिए आगे चलते। H.D. संकालिया, जो H.D. संकालिया ने सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुठार प्राप्त किए। तो सोहन घाटी से H.D. संकालिया ने मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुठार प्राप्त किए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोहन घाटी से मानव आवास के साक्ष्य एवं हस्तकुठार हैंड एक्स किसने प्राप्त किए हैं, तो H.D. संकालिया ने। और सोहन नदी घाटी में कुल 5 वेदिकाएं हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि सोहन नदी घाटी में कितनी वेदिकाएं मिली हैं, तो 5 वेदिकाएं मिली हैं। सोहन संस्कृति की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा लोधा नाला क्षेत्र मिली है। लोधा नाला क्षेत्र जो आगे हम अभी पढ़ेंगे इसके आगे वाली क्लास में, 1-2 क्लासों बाद, तो वहाँ लोधा नाला आएगा जो यूपी में है। तो सोहन संस्कृति की एक अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है, मातृ देविक मूर्ति। तो अस्थि निर्मित मातृ देविक मूर्ति कहाँ मिली है, जो सोहन संस्कृति की लोधा नाला। और प्रेजेंट टाइम ये कौशाम्बी संग्रहालय में रखी हुई है। कौशाम्बी यूपी में है, जो प्रयागराज हमारा उसके आगे एक जो अगला जो लगता है वो कौशाम्बी लगता है। तो कौशाम्बी संग्रहालय में कौन सी मूर्ति रखी हुई है, अस्थि निर्मित मातृ देविक मूर्ति। कहाँ मिली थी, लोधा नाला क्षेत्र में। और किस संस्कृति की है, किस काल की, सोहन संस्कृति की है। जो हमारा पहला पूरा पाषाण काल का जो पहला हमारा जो क्षेत्र बोला गया था, सोहन संस्कृति या चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति,
जो पहला हमारे पार्ट था जिसको पूर्व पाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया था, उसमें पहला था पेबुल संस्कृति या पेबुल चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति या सोहन संस्कृति, और दूसरा हमारा हस्त कुठार संस्कृति या एसुलियन संस्कृति। तो दूसरी हम पहले का हम लोग ने कंप्लीट कर लिया ये। अब दूसरी जो हमारी संस्कृति आती है हस्त कुठार संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर या एसुलियन संस्कृति, एसुलियन कल्चर। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इसके सर्वप्रथम उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मई 1863 में मद्रास के निकट पलवरम से और रॉबर्ट ब्रूस फूट एवं डब्ल्यू किंग ने मद्रास के निकट अतिरमपक्कम से सितंबर 1863 में कई उपकरण प्राप्त किए हैं। तो हस्त कुठार संस्कृति या एसुलियन संस्कृति के सर्वप्रथम उपकरण कहाँ से मिले हैं? पलवरम से। या पाषाण कालीन संस्कृति सर्वप्रथम उपकरण कहाँ से मिले? पलवरम से। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, इसका आंसर भी एक ही है। हस्त कुठार संस्कृति या पाषाण काल संस्कृति के उपकरण कहाँ से मिले? पलवरम से। कब मिले हैं? मई 1863 में। किसको मिले? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। और दोबारा कहाँ मिले? वो भी मद्रास के निकट अतिरमपक्कम में। कब मिले? सितंबर 1863 में। 5 महीने का डिफरेंस है बस, मई और यहाँ अतिरमपक्कम में सितंबर। और कौन कौन है अतिरमपक्कम में? कौन कौन गया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट और डब्ल्यू किंग मद्रास के अतिरमपक्कम गए थे, और खाली रॉबर्ट ब्रूस फूट पलवरम गए थे मई 1863 में। और इन्होंने यहाँ से कई उपकरण प्राप्त किए हैं। तो चलिए हस्त कुठार संस्कृति या एसुलियन संस्कृति, एसुलियन कल्चर के जो पॉइंट रह गए हैं वो आगे देखते हैं, आगे क्लासों में आगे के उसमें देखते हैं। तो चलिए हमारी जो हस्त कुठार संस्कृति के बारे में बचा तो वो भी देख लेते हैं। इसको मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहते हैं। तो कौन सी संस्कृति को मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग कहते हैं? तो हस्त कुठार संस्कृति या एसुलियन संस्कृति को हस्त कुठार संस्कृति या वो मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले, जो चित्तौड़गढ़ हमारा है राजस्थान में, वहाँ पर सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने का प्रमाण मिलता है। तो कौन से स्थान पर सोहन संस्कृति या मद्रास संस्कृति के इकट्ठे मिलने का प्रमाण मिलता है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मद्रासी संस्कृति या मद्रास उद्योग किसको कहते हैं? हस्त कुठार संस्कृति, हैंड एक्स कल्चर या एसुलियन संस्कृति, एसुलियन कल्चर को कहते हैं। और सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति एक स्थान पर कहाँ पर मिलती है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मिलती है। तो चलिए पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार देख लेते हैं। तो इसमें हस्त कुठार या कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारणी, क्लेवर्स, खंडक, चॉपिंग और गड़ासा चॉपर। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि पूर्व पाषाण काल के औजार इनमें से कौन कौन से नहीं है या कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन कौन कौन से देगा? हस्त कुठार, कुल्हाड़ी या विदारणी, गड़ासा या खंडक, हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर या चॉपिंग। तो ये 4 इसके प्रमुख औजार हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन आएगा वो नहीं है। 4 ही ऑप्शन होते हैं मेनली। तो इस काल के उपकरण क्वार्टराइज पत्थर से बने रहते थे, क्वार्टजाइट पत्थर से बने रहते थे। तो क्वेश्चन एक ये बनता है कि पूर्व पाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। तो चलिए कुछ जो हमारी चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति थी, उसका नाम चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति क्यों रखा गया था ये भी देख लेते हैं। जो हमारा पेबुल या बाटिकासम, इसके एक नाम याद रखिएगा। पेबुल का अन्य नाम क्या है? बटिकासम। तो पेबुल का अन्य नाम बटिकासम। इसको कौन सा पत्थर होते थे? ये कौन सा, क्योंकि ये स्टोन एज था तो स्टोन के ही पत्थर मिलेंगे इसमें। तो पेबुल में जो पानी के बहाव में जो जैसे पानी एक ऊपर से ऐसे बह के आ रहा है, ऐसे उसको अपने साथ पत्थर कंकड़ वगैरह भी लाता है, और जब यहाँ लाता है तो उसके साथ यहाँ अटक जाते हैं। तो कई सारे पत्थर आके अटक जाते हैं, तो उसके पानी के बहाव से जब उसमें रगड़ खाकर कई वर्षों में, कई हजार साल वर्षों में वो जब पत्थर गोल गोल हो जाते हैं, इस प्रकार के कई सारे पत्थर यहाँ आ जाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं सरस्वती नदी, तो जब अब तो उसका सरस्वती नदी के जो साक्ष्य मिलते हैं वो इसी प्रकार मिलते हैं कि सरस्वती आती थी, सरस्वती नदी, और कई इन पत्थरों के नीचे से बह के चली जाती थी। यही हाल गंगा यमुना जो नदियां हैं वो सब हाल इनका एक जो जगह बनती है भावर प्रदेश जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो भावर प्रदेश में क्या होता है? यही होता है, जो पानी ऊपर से आता है और
पत्थरों के नीचे से वो अपनी राह बना लेता है। जो ये पत्थर बनते हैं, ये घिस घिस के गोल गोल जो पत्थर मिलते हैं, जैसे हम कई अच्छे स्थानों पर जाएं, घूमने म्यूजियम जाएं या किसी पार्क में जाएं, कॉलेजों में जाएं, गोल गोल पत्थर ऐसे सजावट के लिए रख दिए जाते हैं। पेड़ लगा होता है, उसके किनारे ऐसे गोल गोल पत्थर रख दिए जाते हैं। वही हमारे कौन से पत्थर होते थे? बटिकासम या पेबुल पत्थर। और इनका प्रयोग जब लड़ाई हो जाती है तो उसमें भी यूज़ हो जाता है, एक दूसरे के मार पीट सकते हैं, इसी पत्थरों से खून निकाल सकते हैं। तो बटिकासम और पेबुल पत्थर समझ में आए होंगे कि पानी के बहाव में रगड़ खाकर गोल मटोल एवं सपाट पत्थर के टुकड़े होते थे। और दूसरे हमारे जो गडासा या चॉपर, गड़ासा आप तो जानते हैं काटने का काम आता है, जो आजकल के गड़ासा वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। तो उसको घास आस काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गड़ासा को। और कहीं कहीं लड़ाई हो जाती है तो गांव वाले गड़ासा निकाल के एक दूसरे को मारने भी पहुंच जाते हैं। तो गड़ासा या चॉपर ये पेबुल से निर्मित होते हैं। जो पेबुल पत्थर होते थे, तो पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले पत्थर जिनके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर ढाल बनाई जाती थी। जैसे हमने पेबुल पत्थर लिया, गोल था पत्थर, अब उसको एक किनारे से हम लोग ने घिसना चालू किया, उसमें एक किनारे ढाल बना दी। उसका इस्तेमाल जो हमारे इस संस्कृति के लोग तो वो क्यों करते हैं? जैसे किसी जानवर को पकड़ कर उन्होंने मारा, उसकी खाल काटने के लिए उनको कोई ना कोई हथियार चाहिए होता था, तो चॉपर पत्थर का इस्तेमाल करते, तो उसको एक तरफ घिस घिस के उसको एक शार्प बना लेते थे, जिससे खाल काटने में आसानी होती थी। तो चॉपर पत्थर कौन से होते थे? गड़ासा कौन से होते थे? गड़ासा का आज का अर्थ जो है, गड़ासा जो हम लोग लेते हैं वो काटने काम ही आता है। तो गड़ासा या चॉपर पत्थर काटने के काम आता था। तो पेबुल से निर्मित बड़े आकार वाले पत्थर जिनके ऊपर एक ही ओर फलक निकालकर ढाल बनाई जाती थी, तो ये कौन से होते थे? चॉपर और गड़ासा पत्थर। अगले हमारे आते हैं खंडक और चॉपिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पेबुल के दोनों किनारों को छीलकर ढाल बनाई जाती थी। चॉपर में एक किनारे पर, पेबुल में दोनों किनारों को छीलकर, मतलब कि एक तरफ तो किया क्या उन्होंने, उसके दूसरी तरफ भी कर लिया, दोनों तरफ से वो हथियार का काम करता था। तो ये समझ में आएंगे क्यों चॉपर, चॉपिंग और पेबुल संस्कृति कही जाती थी स्टोन एज को। स्टोन एज में जो नब पाषाण काल था उसको, तो ये समझ में आएंगे। और इसी को चॉपर, चॉपिंग और पेबुल संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो ये कुछ पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार थे। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए आगे से चलते हैं, आगे देखते हैं जो पूर्व पाषाण काल के स्थान थे उनके बारे में जान लेते हैं। तो उत्तरी भारत में निम्न स्थान कौन कौन से हैं? सोहन नदी घाटी जो पंजाब पाकिस्तान में इसी के नाम पर सोहन संस्कृति पड़ा था। दूसरा हमारा कश्मीर। तीसरा हमारा थार का रेगिस्तान जो राजस्थान में है। तो राजस्थान में कौन कौन से स्थान पर पूर्व पाषाण काल के स्थान है? डींडवाना एवं चित्तौड़गढ़, बेलन घाटी, मिर्जापुर, वही मिर्जापुर जहाँ गुड्डू भैया और बबलू भैया थे। तो मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में। तो बेलन घाटी, मिर्जापुर। और भीमबेटका जो नर्मदा घाटी में भीमबेटका, वहाँ पे पूर्व पाषाण काल के स्थान मिले हैं। और भी देख लेते हैं प्राक सोहन घाटी के उपकरण, जो प्राक सोहन घाटी में जो उपकरण मिले हैं सोहन घाटी के, वो कहाँ कहाँ से मिले? मलकपुर, चौंतारा, कल्लार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि प्राक सोहन घाटी के उपकरण किस किस स्थान से मिले हैं? मलकपुर, चौंतारा, कल्लार और चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। जो हमारा चौंतारा है का समय तृतीय अंतरहिम युग का है। तो तृतीय अंतरहिम युग का समय किसे माना जाता है? चौंतारा को। और चौंतारा उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल है। तो उत्तर व दक्षिण की परंपराओं का मिलन स्थल किसे कहा जाता है? चौंतारा को। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कोल्टलियार नदी घाटी से पूर्व या निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान मिले हैं। तो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के कोल्टलियार नदी घाटी से पूर्व या निम्न पूर्व पाषाण काल के स्थान मिले हैं। और तमिलनाडु में मिले स्थान, जो तमिलनाडु में पूर्व पाषाण काल के निम्न स्थान मिले हैं, वो देख लेते हैं जो प्रमुख स्थान है। एक है हमारा वध मुद्रे, मानजान, करानाई। तो वधमुद्रे, मानजान, करानाई, पलवरम और अतिरमपक्कम। पलवरम की कब खोज हुई थी? 1863 ईस्वी में। किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और अतिरमपक्कम को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने एवं विलियम किंग ने।
और कब खोजा था? सितंबर 1863 में। ये मई 1863 और ये सितंबर 1863। इसका डिफरेंस याद रखिए कि पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन और बहुत ही अधिक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो पलवरम मई 1863, अतिरम्पक्कम सितंबर 1863। पलवरम की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट और अतिरम्पक्कम की रॉबर्ट ब्रूस फूट और विलियम किंग ने की थी। चलिए कुछ पॉइंट और बाकी रह गए वो भी देख लेते हैं। चलिए जो अन्य बातें रह गई हैं वो भी जान लेते हैं। पुरापाषाण काल की नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस मानव के अस्थि पंजर मिले या अस्थि अवशेष मिले हैं। जो अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से मिले हैं वो कहाँ, किसके किसके? होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस मानव। इन दोनों का मतलब एक ही है। होमो इरेक्टस कह लीजिए, होमो सैपियंस मानव एक ही कहा जाते हैं। कहाँ से इसके अस्थि अवशेष मिले हैं? नर्मदा घाटी से या अस्थि पंजर मिले हैं। नर्मदा घाटी के जो हथनौरा नामक स्थान से 1982 में अरुण सोनकिया को होमो इरेक्टस प्राग ऐतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। हथनौरा कहाँ पे? एमपी में। और अरुण सोनकिया ने यहाँ खुदाई की। हथनौरा में अरुण सोनकिया 1982 में इसकी खुदाई की और खुदाई में इनको क्या मिला? होमो इरेक्टस प्राग ऐतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला। तो अरुण सोनकिया को हथनौरा से क्या मिला? होमो इरेक्टस प्राग ऐतिहासिक मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। और हथनौरा एमपी कहाँ पे? वो नर्मदा घाटी के हथनौरा में। तो यह भारत में खोजा गया प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म है। तो भारत का प्राचीनतम या प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से मिला? हथनौरा से। और इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। कब की थी? 1982 ईस्वी में। और हथनौरा से हाथी के जीवाश्म भी मिले हैं। जो हथनौरा वहाँ से हाथी के जीवाश्म भी मिले, ये भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, यह हथनौरा कौन से राज्य में आता है? एमपी में। ये भी याद रखिएगा। जो आंध्र प्रदेश के जो पुरापाषाण निम्न पुरापाषाण काल के केंद्र वो प्रमुख वो देख लेते हैं। कौन कौन से? कर्नूल है, गिदलूर है, करीमपुरी और नागार्जुन कोंडा है। तो आंध्र प्रदेश के निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? कुर्नूल, गिदलूर, करीमपुरी एवं नागार्जुन कोंडा। और कर्नाटक स्थित इसामपुरी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक स्थित इसामपुर पुरापाषाण में पत्थर के औजार बनाने का केंद्र था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि पत्थर के औजार बनाने केंद्र पुरापाषाण काल में कहाँ था? तो कर्नाटक स्थित इसामपुर में। तो कर्नाटक स्थित इसामपुर में क्या था? पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने केंद्र था। एक ये क्वेश्चन भी मिलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंध तथा केरल को छोड़कर, दो जगह याद कर लीजिए, सिंध तथा केरल को छोड़कर सभी स्थानों से निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थानों को छोड़कर सभी स्थानों से निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो सिंध तथा केरल को छोड़कर बाकी हर जगह से निम्न पुरापाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो चलिए एक दो पॉइंट भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है? सबसे प्रमुख नाम भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण एशिया, जिसमें हमारा पड़ोसी चीन और जो सुपर पावर कहा जाता है अमेरिका, दोनों यहाँ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि जितना भी दक्षिण एशिया में व्यापार सबसे ज़्यादा समुद्र के माध्यम से जो होता है वो दक्षिण एशिया से होता है। और यहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है वो कई देशों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। और दक्षिण एशिया में चीन आए दिन कुछ ना कुछ खुरापात कर रहा करता है, जो भारत के लिए भी खतरा बन जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य नाम क्या क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे इंपॉर्टेंट दक्षिण एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट व हिंद महाद्वीप इसके अन्य नाम हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव तथा चीन का कुछ भाग भी भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। ये जो पॉइंट है ये ज्योग्राफी के पॉइंट हैं। लेकिन जब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक दक्षिण एशिया करके आता है। ये पेपरों में इसका क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। किसी ना किसी पेपर में दक्षिण एशिया से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो इसको जब ज्योग्राफी आप चालू करिए एक दो दक्षिण एशिया के बारे में देखिएगा जरूर। तो यहाँ देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश पूछे जाते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश पूछे जाते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव तथा चीन इसके देश हैं। और दक्षिण एशिया में कौन अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है? कौन कौन से देश? भारत तो करना चाहता है, साथ साथ भारत के चीन
और सुपर पावर जो कही जाती है अमेरिका यहाँ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे से कल हम शुरू करेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत या कुछ पूछना हो या कोई शब्द इसमें समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, तथा इसके आगे क्लास हम अगले मतलब कल से शुरू करते हैं। कल आपको नई क्लास मिलेगी इसी के आगे की। तो चलिए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। तो आज के लिए जय हिंद। कल फिर नई क्लास से मुलाकात होती है।